1.4 billion people. A lot of emphasis has been put on its large youth population. And more than 17% workers below 29 years of age are jobless. 2024 holds a bleak future for India's job seekers. As millions of young Indians face the risk of unemployment. Hundreds of people in India are applying for jobs in Israel. But without full-time jobs, India's youth will end up becoming a demographic liability. इजराइल में मारे या भगाए गए फिलिस्तीनियों की जगह मजदूर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग की नौकरी का अवसर मिला तो युवकों का हुजूम लग गया। युवकों ने कहा कि मालूम है, ठीक है, इजराइल में हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन यहां भूखे मरने से अच्छा हम वहां मरे। और युवक मर भी रहे हैं। गुजरात से 23 साल के हेमल अश्विन भाई रशिया गए आर्मी हेल्पर बनने के लिए। लगता है गुजरात मॉडल कुछ खास पसंद नहीं आया। वहां वॉर जोन में रशियंस ने उन्हें फ्रंट लाइन पर डाल दिया, झोंक दिया। उनके और भी काफी भारतीय हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। हेमल मारे गए एक मिसाइल अटैक में। बाकी देशवासी अब इंडिया वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सरकार भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो लेवल रिस्की जॉब्स में ही मारामारी चल रही है। अगर आप पढ़ लिख गए, इंजीनियर भी बन गए, तो भी आपका नौकरी का कोई गारंटी नहीं है। पुणे में एक वॉक इन जॉब इंटरव्यू के लिए 3000 इंजीनियर पहुंच गए। अब ये इकलौता इंसिडेंट होता तो इसे हम इग्नोर कर देते, लेकिन हैदराबाद में भी सेम स्टोरी। मुंबई में कतर एयरवेज रिक्रूटमेंट ड्राइव में फिर से वही नजारे। अगर प्राइवेट जॉब्स में हाल ऐसे हैं तो सरकारी नौकरियों के लिए कितनी मार होगी, ये आप समझ ही सकते हैं। 60,000 यूपी कांस्टेबल पोस्ट के लिए 50 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद यह भी पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया, एग्जाम फिर से होगा 6 महीने बाद। वैसे ये तो अलग ही लेवल का एक स्कैम चल रहा है, इस पे तो अपने आप ही एक पूरा एपिसोड हो जाएगा। हर दूसरे दिन एक पेपर लीक हो रहा है, हमारे युवकों के साथ मजाक हो रहा है। राजस्थान में रीट पेपर लीक, बिहार में बीपीएससी पेपर लीक, यूपी टेट पेपर लीक, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पेपर लीक और वेस्ट बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम। पेपर लीक ना भी हुआ तो 55 लाख एप्लीकेशंस, जिसमें से बीटेक, एमबीए, मास्टर्स डिग्री ग्रेजुएट्स भी शामिल है। किसके लिए? ग्रुप डी नौकरी के लिए, जिसमें बाय द वे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हाई स्कूल डिप्लोमा की। और सिर्फ 1-2 स्टेट्स की बात नहीं है। पियोन की नौकरी के लिए केरला से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, एमपी से लेकर लंबी लंबी लाइन लगती है। बड़े बड़े वाले डिग्री वाले लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट का तो भरोसा भी नहीं है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज या CSDS ने एक सर्वे में पाया कि 65% ऑफ इंडियन यूथ सरकारी नौकरी चाहते हैं। इतना 30 साल हो गया लिबरलाइजेशन के बाद, तब भी वो सरकारी नौकरी चाहते हैं। समस्या बस इतनी है कि 22 करोड़ एप्लीकेंट्स के लिए बस 7 लाख सरकारी नौकरियां हैं। इनफैक्ट सरकारी नौकरियां सिकुड़ रही हैं, कम हो रही हैं, और बहुत जगह तो जहां वैकेंसीज हैं भी, सरकार उन्हें भरना ही नहीं चाहती है, पैसे नहीं है। करीबन 3 लाख पोस्ट तो रेलवेज में पड़े हुए हैं, जिसमें से आधे सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें भरे नहीं गए हैं। स्टार्टअप सेक्टर में जो लोग अच्छे दिन बना रहे थे, वो फंडिंग खत्म होने के बाद वहां भी बुरे दिन आ गए हैं। पिछले 2 सालों में 35,000 से ज्यादा नौकरियां गई हैं, और 2024 में तो सिचुएशन और भी बदतर होने वाली है। हर महीने नंबर बढ़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं। लोग लाइव ट्रैकर्स बना रहे हैं, अब यही काम रह गया है। उसको कोडिंग कर रहे हैं, वो ट्रैक कर रहे हैं कि कितने जगह, कितने कंपनी, कितने देशों में टेक में नौकरियां जा रही हैं। कौन सी कंपनी अब लेटेस्ट छटाई कर रही है। अब इससे पहले कि आप बोलो कि भाई ये देखो ये सब नेहरू की गलती है, मैं पहले ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो हमारे देश का सबसे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक और सोशल मुद्दा है। इतना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आज खुले में इसको लेकर बात नहीं करती है, वायदे नहीं देती है। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए किसी पार्टी के पास मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इसका सिंपल समाधान अब रह भी नहीं गया है, क्योंकि दशकों से बढ़ती आई है ये प्रॉब्लम। और पॉपुलेशन ग्रोथ अगर धीमी भी हुई है, लेकिन हम उतने जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाए हैं जितना कम से कम पॉपुलेशन ग्रोथ को केटर कर सके। 1999 से 2019 का आंकड़ा ले लेते हैं, कांग्रेस की भी सरकार, बीजेपी की सरकार, हाँ, दोनों के कार्यकाल में हमारा इंप्लॉयमेंट लेवल 1% से बढ़ा है। हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है 1.44%। अचंभे की बात इसलिए नहीं है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या PLFS जिसे कहते हैं, 2017-2018 में इसने पाया कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 इयर्स में सबसे ज्यादा हो चुकी है। पिछले 2 सालों में PLFS दिखाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग खेती बाड़ी में वापस चले गए हैं। शहर छोड़कर, कारखाने छोड़कर खेती बाड़ी कर रहे हैं।
इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इससे छिप जाती है। खेती बाड़ी और ऐसे सीजनल काम में जहां आप कुछ महीने के लिए एम्प्लॉयड हो सकते हैं लेकिन बाकी साल बेकार, तो कोई तो लॉजिक होगा ना कि सरकार भी ये बात कहीं ना कहीं समझती है। इसीलिए 2 लाख करोड़ लगाकर नेशनल फूड सब्सिडी द्वारा 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है ताकि वो भूखे ना मरे। इसके पीछे वजह क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। आइए जल्दी से थोड़े से डेटा देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद प्रॉब्लम आती है अनएम्प्लॉयबिलिटी की भी। 45% जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वही एम्प्लॉयबल है। माने अगर कोई कंपनी आएगी भी तो भाई बेसिक पढ़ाई लिखाई टेक्निकल स्किल अगर आपके पास चाहिए तो वो उनके पास है ही नहीं। तो हम लोग रेडी भी नहीं है मेक इन इंडिया के लिए, जहां तक स्किल की बात हो, जहां तक मैन पावर की बात हो। 42.3% ऑफ ग्रेजुएट्स अंडर 25 अनएम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, खासकर की यंगर एज में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जहां तक महिलाओं की बात करें, 21 मिलियन वुमेन डिसअपीयर्ड फ्रॉम द वर्कफोर्स। सेफ्टी की बात है, टाइम कंज्यूमिंग है, घर की ड्यूटीज हैं, काम कर रहे हैं घर पे, लेकिन वो काउंट नहीं होता है इकोनॉमिक आउटपुट पे। जहां की अगर आप इंटरनेशनली देखो तो बने दे रिप्रेजेंट 49% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, लेकिन वो सिर्फ 18% हमारी इकोनॉमिक आउटपुट में सहयोग दे रही हैं। जहां तक वुमेन की बात है, ये ग्लोबल एवरेज का आधा है। और सबसे जो चिंता की बात है कि अगर आप हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करें जो कि करीबन 90 करोड़ की है, उसमें से आधे लोग माने 45 करोड़ माने यह लगा लीजिए यूएस और रशिया कंबाइंड की पॉपुलेशन, उनको जॉब चाहिए ही नहीं, वो जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हैं। तो जब जॉब ढूंढेंगे नहीं तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में शामिल भी नहीं होते हैं बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब। लेकिन ये सब मैं बता क्यों रहा हूं आपको? क्योंकि जहां तक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बारी आती है तो सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा ना कि एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप सरकारी आंकड़े देखें, सरकारी डेटा देखें, सरकार तो हमसे ये कह रही है कि नहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हमारी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन काफी अच्छी हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। अगर आप डेटा की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हो चुकी है 7.1% जनवरी 2024 में, जो कि 8.5% था दिसंबर में। सिंपल मायने में बोले कि 92.9 करीबन ऑलमोस्ट 93% हमारी जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड है, और सरकार कह रही है 2024 में सिचुएशन और भी बेहतर होगी। तो इस सवाल का जवाब आपसे मैं पूछता हूं। एक काम करिए, आप प्रोबो पे जाइए, प्रोबो के ऐप पर जाइए, और ऐप पर आपको एक सवाल मिलेगा, और सवाल यह है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट रेट टू बी 92.9 और मोर बाय फरवरी 29। महीने के अंत के बाद ये जो एम्प्लॉयमेंट रेट जो हमने अभी हासिल की है करीबन 93%, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि 7% तक श्रिंक कर गया है, ये ऐसा ही रहेगा या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? देखिए, आपका ओपिनियन है, हमारे देश में तो सबके पास ओपिनियन होता है, तो उसका फायदा भी उठाइए। प्रोबो के साथ इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोबो हमारे आज के एपिसोड के पार्टनर्स भी हैं। प्रोबो पे आप अपने इंटरेस्ट या नॉलेज के हिसाब से सवालों के सिंपल तरीके से यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। सवाल हो सकता है क्रिकेट, इकोनॉमी, एंटरटेनमेंट या न्यूज की दुनिया से। बहुत अलग सवाल भी आपको यहां मिलेंगे, जैसे विल इंडिया ऐड 5 मोर यूनिकॉर्न्स इन 2024? बिकॉज हमने पहले तो बहुत सारे ऐड किए थे। विल इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट बी मोर देन 7.2% इन FY 2024? या बैंगलोर क्या रैंक करेगा अमंग्स द टॉप 10 बेस्ट सिटीज फॉर स्टार्टअप इन दिस ईयर? नेट 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने प्रोबो का इस्तेमाल किया है, अपने दिमाग का उपयोग किया है, जवाब दिया है बेस्ड ऑन देयर ओपिनियन एंड नॉलेज, और पैसे कमाए हैं। तो हक से अपना पक्ष आगे रखो और इस सवाल का जवाब दो, नेशनल एम्प्लॉयमेंट रेट टू बी 92.9% और मोर बाय फरवरी 29, यस या नो? अगर आपका ओपिनियन सही निकलता है तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, और प्रोबो पे आप अनलिमिटेड डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं आपके मनपसंद यूपीआई के थ्रू भी। प्रोबो का डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, उस यूज दैट लिंक एंड गेट अ जॉइनिंग बोनस। अगर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है तो उसे बेनिफिट करो। अब आते हैं कि भाई ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर इसे मेजर कैसे किया जाता है और ये फेयर है या नहीं? ये जरूरी है आपको समझने के लिए कि हमें क्या सच बताया जा रहा है या नहीं। देखिए, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जिसको कंडक्ट किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पर, 7000 विलेजेस, 6000 अर्बन ब्लॉक्स पर, इसमें आप करीबन लगा लीजिए 1 लाख हाउसहोल्ड्स हैं, 4 लाख लोगों को सर्वे किया जाता है। तो कोई छोटा सर्वे नहीं है। यह सर्वे रिलाई करता है 2 अप्रोचेस पर। एक होता है लॉन्ग टर्म अप्रोच, ये उन लोगों से बात करता है जो पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 1 साल में काम किया है कुछ भी टाइम के लिए, या फिर पिछले 1 साल से नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये ढूंढना बहुत जरूरी है, वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब। और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म अप्रोच,
इसमें क्या होता है, इसमें सवाल पूछा जाता है कि भैया देखिए आपने पिछले हफ्ते 1 घंटे काम किया है नहीं किया है, या फिर आप पिछले एक हफ्ते से नौकरी ढूंढ रहे हो। इसमें सबसे सिग्निफिकेंट जो खामियां माने कमी है वो ये है कि अगर कोई जॉब नहीं ढूंढ रहा है, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो चले गया है, या वो नौकरी नहीं ढूंढ रहा है, अपने मोबाइल फोन पर बैठा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अनएम्प्लॉयड हो ही नहीं, सब चंगासी है। तो ये जो सर्वे है इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को ट्रैक नहीं करता है, लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स को ट्रैक नहीं करता है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की जो इशू है उसको ट्रैक नहीं करता है, और किस क्वालिटी की एम्प्लॉयमेंट मिली है कि ग्रेजुएट एक पियोन की नौकरी कर रहा है उसे भी ट्रैक नहीं करता है। और इसीलिए हम देशभक्त पर कहते हैं कि डेटा पर अंधे तरीके से भी विश्वास ना करो, क्योंकि यही पीएलएफएस डेटा दिखाता है 57% ऑफ द वर्कफोर्स सेल्फ एम्प्लॉयड है 2022-23 में, अप फ्रॉम 55% इन द प्रीसीडिंग 2 years। अच्छी बात है, लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लेकिन जब आप नेचर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखने जाओगे तब आपको दिखेगा ये लोग पुशकार्ट वेंडर्स हैं, पेवमेंट पर चीजें बेच रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहा जा रहा है। तो यहां सवाल उठता है कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी एक सवाल उठता है। दूसरा एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको। 2017 से इंडियन गवर्नमेंट इस्तेमाल करती आई है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ईपीएफ स्कीम के डेटा को ये दिखाने के लिए कि देखो फॉर्मल जॉब में माने इकोनॉमी में कितने जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, लोग जो पीएफ भी भर रहे हैं। लेकिन पीएफ में मंथली इनरोलमेंट डेटा दिखाया जाता है, और सरकार ने एक्चुअली कोशिश की है कि और कंपनीज को ये ईपीएफ में इनरोल किया जाए। अच्छी बात है कि भाई फॉर्मल इकोनॉमी में फॉर्मल जॉब्स बन रही हैं। लेकिन जब आप ईयर लॉन्ग डेटा देखते हो ईपीएफओ का, तब आप देखते हो कि लोगों ने ज्वाइन तो किया है लेकिन 1 साल तक भी अपना ईपीएफ भरा नहीं है। वो रेगुलर कंट्रीब्यूटर है ही नहीं जो 1 साल से कम अपना बेसिक पीएफ भर रहा है। ये दिखाता है कि कुछ लोगों को नौकरियां जरूर मिल रही है, या तो सीजनल नौकरी मिल रही है, टेम्पररी नौकरी मिल रही है, लेकिन वो नौकरी फिर छूट जा रही है। ये डेटा झुटलाता है, ये डेटा आपको सही चीजें नहीं बताता है। फैक्ट तो यही है कि पीएचडी पियोन की नौकरी ढूंढ रहा है, ग्रेजुएट्स गार्डनर की, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन में कम हो रही है तनख्वाह, सैलरीड एम्प्लॉय बन रहे हैं कैजुअल लेबर, माने दिहाड़ी की जिंदगी जी रहे हैं, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। यंग एंड एजुकेटेड में हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी नई नौकरियां छोड़ो, पुरानी वाली जो नौकरियां हैं उस पर भी सूखा पड़ रहा है। मेक इन इंडिया बैनर के नीचे बड़े बड़े एमओयू बहुत तो साइन हो रहे हैं, खूब प्रचार भी किया जा रहा है, फोटो भी खिंचवाई जा रही है, लेकिन एक्चुअल में कारखाने कितने लग रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है ग्राउंड लेवल पर, उसकी फिक्र किसी को नहीं है। लेकिन इसको लेकर कोई आक्रोश नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज का इंडियन यूथ जाकर त्राही त्राही कर रहा है, नहीं 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 नहीं, क्योंकि आज के यूथ को सिखाया गया है कि भैया अपनी हालत जैसी भी खस्ता हो, सवाल नहीं पूछने का, अपना करियर अटका पड़ा हो, लेकिन देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में बोलना नहीं है, उसे बदलना तो छोड़ो, उसके बारे में सवाल भी नहीं उठाना है। चीजें चाहे सब नेगेटिव चल रही हो, आपको दिख रहा हो, लेकिन पॉजिटिव चेहरा लेकर आना है, क्योंकि सब चंगासी है, फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स। मोबाइल डेटा नेक्स्ट जनरेशन है हमारे पास 5G, लेकिन सच की तलाश बहुत ही लिमिटेड है। कूल कोशंट तो हाई है, लेकिन कड़वा सच देखकर हम बहुत जल्दी ओवरहीट हो जाते हैं, ट्रोल करने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। पिछले 10 सालों में इंडियन यूथ में काफी आशाएं थी, काफी अरमान थे, क्या हुआ उन अरमानों का? आज हमारे देश की युवा की हालत कैसी है? लेकिन अभी वो मस्त है। अरे भाई मोबाइल फोन है, डेटा है, दोपहर को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, शाम को फ्री में गेम्स खेलना, रात को सविता भाभी और इंस्टा रील्स है। देश में मोबाइल फास्टेस्ट चलता है और चीपेस्ट भी है, और इसका फायदा बहुत सारे युवा पॉपुलेशन उठा रहे हैं 3 P's के साथ: पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, पोर्नोग्राफी एंड पॉट बॉयलर मूवीज। स्कॉलर क्रेग जेफरी ने इस फिनोमेना को कहा है नोवेयर जनरेशन। इसका नाम है एक्चुअली यंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंडिया, लेकिन करने को कुछ भी नहीं है। 20 साल पहले यही 20 समथिंग युवा कुछ सवाल उठाते, कुछ नारेबाजी करते, प्रोटेस्ट करते, अरे कुछ ना कुछ तो उनको मिलता, लेकिन अब तो फोन और डेटा है। इंडिया में अगर आप एवरेज लगाओ तो 6 घंटे लोग इंटरनेट पर रहते हैं, 2.36 आवर्स ओनली ऑन सोशल मीडिया। बाकी टाइम क्या कर रहे हैं वो जॉनी सिंस ही जाने, एडिटर। तभी तो आश्चर्य की बात नहीं है कि 45 करोड़ से ज्यादा युवा वो भी नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे। उनको लगता है दिस इज बीनीथ अस, उनको नौकरी चाहिए एकदम टॉप क्लास, नहीं तो हम नौकरी करेंगे ही नहीं। वो मानते हैं उनके अच्छे दिन ऑलरेडी आ चुके हैं।
और जो युवा एम्बिशियस है, हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड है ना, वो पहले मौके में देश से पलायन कर रहे हैं। एमबीए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, हर साल लाखों स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं। नंबर 1 है इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्किल्ड वर्कर्स ऑल ओवर द दुनिया, हम भेज रहे हैं। इसके साथ ही यंग बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स बाहर पलायन कर रहे हैं। अब आप बोलोगे यार इतना नेगेटिव छोड़ो यार, देशभक्त हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हो। करोड़ों की आबादी में अगर कुछ लाख चले भी जाते हैं बाहर तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ पड़ता है, क्योंकि ये वो टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, रिसोर्सफुल, रिच लोग हैं जो अगर यहां बिजनेस खड़ा करते तो 10 से क्या 10,000 लोगों को भी नौकरी दे सकते थे। वो टैक्स अब बाहर देंगे, लाखों करोड़ों का बिजनेस बाहर लगाएंगे, उस देश का भला होगा, उस देश का विकास होगा, हमारा नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है। आप सोचिए हमारी साइन ऑफ ग्लोबल रीच इंडियंस का कितना है। हमारी कंपनीज ने $40 बिलियन यूएसए में लगाए हैं। करीबन 4 लाख डायरेक्ट नौकरियां इंडियंस ने यूएसए में बनाए हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सीआईआई का रिपोर्ट है। नौकरियां वहां बन रही हैं, प्रोडक्शन वहां हो रहा है, हमारी हालत खराब पड़ी हुई है। और अगर उल्टा बात करें तो हमारे पास पैसे कितने आ रहे हैं? एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में लोएस्ट इन 16 ईयर, 16 ईयर लो पर चल रहे हैं। अब बताइए क्यों? क्योंकि रियल ईज ऑफ बिजनेस अभी भी नहीं है, अभी भी घूसखोरी चल रही है और अभी भी सोसाइटी को स्टेबल नहीं माना जा रहा है। और अगेन दीज आर ऑल प्रिंटेड रिपोर्ट्स। $10 बिलियन तक गिर चुके हैं। जहां की एफडीआई की बात हो रही है, ये 2007-2008 के लेवल तक पहुंच चुके हैं। और अगर आप परसेंटेज ऑफ इंडिया जीडीपी बोले कि एफडीआई कितना प्रतिशत बनता है हमारे जीडीपी का, वो 1% तक रह चुका है। ये 2005-2006 के लेवल तक चले आया है। इसका मतलब है बाहर से लोग हमारे यहां बिजनेसेस सेटअप नहीं कर रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसा आ रहा है, वो दूसरी बात है। इससे बहुत कुछ इंपैक्ट करेगा आने वाले दिनों में। आप मेंटल हेल्थ की अगर आप बात कर लें तो अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज और बढ़ने वाले हैं। आप डिप्रेशन की बात करें वो बढ़ने वाले हैं। अगर आप सुइसाइड्स की बात करें तो वो बढ़ने वाले हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सुइसाइड्स डबल हुए हैं 2012 और 2020 के बीच में। सरकारी आंकड़े बोलते हैं सुइसाइड्स डबल हुए हैं ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। मैं सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह बता रहा हूं। 20,000 से ज्यादा लोग सुइसाइड कमिट कर चुके हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट से ऑब्वियसली डोमेस्टिक वायलेंस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी बिल्कुल प्रॉब्लम आती है। अल्कोहलिक कंजम्पशन से भी प्रॉब्लम आती है। अब आप बोलोगे कि फिर सोल्यूशन क्या है? बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसका सोल्यूशन नहीं कर पाए हैं। देशभक्त और हम एक चीज हमेशा मानते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ठान लेती है ना कुछ, तो करके दिखा देती है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि हम इस प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग जानते नहीं है इसके बारे में। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो मंथली इनकम जो एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड पे है 10,000 रुपए प्रति माह है, विच इज 1/5 ऑफ द एवरेज नेशनल हाउसहोल्ड इनकम। तो जहां तक एग्रीकल्चरल इनकम की बात है वहां भी हालत खराब है। और अगर आप अर्बन की भी बात कर लें, नेशन वाइड की भी बात कर लें, स्लो डाउन इन प्राइवेट कंजम्पशन है, आदमी चीजें कम खरीद रहा है, हाउसहोल्ड सेविंग रेट्स बहुत नीचे चले गए हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, परमानेंट इंप्लॉयमेंट श्रिंक हो रही है। और अगर आपके पास नौकरी है भी, आप ब्लू कॉलर्ड वर्कर हैं या व्हाइट कॉलर्ड वर्कर हैं, आपकी आमदनी पिछले 5-10 सालों में बढ़ी कितनी है? सवाल पूछिए अपने आप से। लार्ज स्केल में वर्कफोर्स रिडक्शन हो रहा है क्योंकि भैया आईटी में तो अब एआई आ रहा है, तो वहां भी हालत खराब है। एलीट मैनेजमेंट स्कूल्स, इस साल उन्हें भीख मांगनी पड़ी है, अलुमनाई को मेल करने पड़े कि भैया हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, जल्दी से भैया हमारे ग्रेजुएट्स ले लो आईआईएम से। तो एंड में नेट क्या सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाऊंगा या सॉल्यूशंस की भी बात है? देखिए यार, सॉल्यूशंस ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बात किया है, वो करते नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम है। जब सरकार कहती है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो वो सोचती है मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब है कि हाँ नौकरियां भी हम खा जाते हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर करे। नहीं, सरकार को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, स्ट्रेटेजिक एरियाज में तो डेफिनेटली देना चाहिए। अगर आप पिछले 3 दशकों की बात करें, सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट कंट्री यूएस, वहां पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है बाय 0.77%, घटी नहीं है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सोल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है। हम गलत नजरिए से देखते हैं। उसके बाद हमें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी रेस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट और सरकार सबसे पहले शुरू करे तो ठीक है, फिर प्राइवेट प्लेयर्स भी शुरू करेंगे कि एक फेयर वेज देना शुरू करें। अभी हमने एमएसपी पर एक एपिसोड बनाया था। बहुत सारे डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में मिनिमम वेज भी है, फेयर वेजेस भी हैं, जो यहां नहीं है। आदमी के हाथ में एक फेयर वेज आएगा तभी तो जाकर वो मार्केट में कुछ खरीदेगा। उसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पर बीजेपी सरकार ने तो डेफिनेटली फोकस किया है। जहां तक हाईवेज की बात है डेफिनेटली किया है, लेकिन और फोकस करने की जरूरत है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। हाँ, और एक जगह जहां सारी पार्टीज फेल कर चुकी हैं कि भैया हम हवा तो साफ ब्रीथ करें, क्लीन एयर तो ब्रीथ करें, उस पर किसी का फोकस नहीं है। उसके ऊपर स्टैंडर्ड सिंपल चीजें, एजुकेशन और हेल्थ केयर अगर आपके पास या तो फ्री या तो लो कॉस्ट अगर नहीं होगा तो आपकी
आपकी पॉपुलेशन ना हेल्दी होगी ना एजुकेटेड होगी, उस पर फोकस करना पड़ेगा। एक वॉर फुटिंग पर फोकस करना पड़ेगा। वो कूल नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद आप बनाइए नेशनल चैंपियंस बनाइए, लेकिन कि जो ग्लोबली कंपीट करे। लेकिन हम फिर से गलत कर देते हैं, हम सोचते हैं नेशनल चैंपियंस का मतलब A+A, हाँ बस 2 ही कंपनीज होंगी और कोई नहीं होगा। आपको स्मॉल स्केल मीडियम स्केल्स में नेशनल चैंपियंस ढूंढने पड़ेंगे जो दुनिया भर में इंडिया का परचम ऊपर कराए। अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं तो बोलते हैं जर्मन ऑटोमोबाइल्स। उसी तरीके से व्हाट इज डैश इंडियन, वो ट्रेड्स डेवलप करने पड़ेंगे। और जहां तक एमएसएमईज की बात है तो आई थिंक सरकार ने उन्हें बहुत ज्यादा इग्नोर किया है। उन्होंने मल्टीपल मार खाई है, डिमोनेटाइजेशन की मार खाई है, जीएसटी की मार खाई है, कोविड की मार खाई है। उन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हमें अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला 1000 के लेवल पर चाहिए, 2-4 नहीं चाहिए। और बाय द वे ये एमएसएमईज ही हैं जो ये लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग करवा पाएंगे, जिससे इंप्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगी। और जहां तक इंडिया की डेवलप्ड नेशन होने की बात है, जिसकी हम इतना ढिंडोरा भी पीट रहे हैं कि आज 5 ट्रिलियन फिर कल 10 ट्रिलियन बनेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए हमें 8% ग्रोथ दिखाना होगा अगले 25 सालों के लिए। कोई मजाक की बात नहीं है। और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 1% इंक्रीज होता है, अगर आप इंप्लॉयमेंट इंक्रीज करते हो तो आपका जीडीपी 0.6% अपने आप बढ़ जाएगा। तो इंप्लॉयमेंट जीडीपी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हमें ये ग्रोथ लाना है तो इंप्लॉयमेंट के बिना नहीं हो पाएगा। एक और बेसिक फैक्ट है कि एग्रीकल्चर पर हम कितना डिपेंड करेंगे। कोविड के बाद फिर से ज्यादा डिपेंड करने लगे। हमें अपना शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर, डिपेंडेंट इन एग्रीकल्चर रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे इकोनॉमीज की बात करें, कहां हम अभी 43-50% के बीच में बैठे हुए हैं। वो चाइना में 25% इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और डेवलप्ड इकोनॉमीज में 2% पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर होती है। तो सोचिए कितना बड़ा सफर अभी हमें तय करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए नॉन फार्म इंप्लॉयमेंट को फिर से बढ़ाना तो पड़ेगा। अब वो है कहां, मैन्युफैक्चरिंग है कहां। हम बोलते तो हैं कि हम चाइना को डिफीट कर देंगे, लेकिन वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ ऑफ कोर्स इंडिया की फोकस सर्विस इंडस्ट्रीज पे डेफिनेटली होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम आईटी रेवोल्यूशन लाए थे। वो दूसरा और तीसरा आईटी रेवोल्यूशन कौन सा होगा, एआई रेवोल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। लेकिन मैं सोल्यूशन देकर क्या करूंगा जब आप और मैं मानेंगे ही नहीं। कम से कम आप तो नहीं मानोगे, आप तो बोलोगे कि सब लोग मर्सिडीज में घूम रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहां है। और अगर आपको ऐसा लगता भी है तो ये सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि आप भी क्या मानते हैं कि हमारी इंप्लॉयमेंट सिचुएशन एक्चुअली बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही है, कि नेशनल इंप्लॉयमेंट रेट will be 92.9% or more